वेलकम स्टूडेंट्स टू सिनॉप्सिस आईएएस। आई एम डॉक्टर मोहम्मद जिया और हम पहुंच चुके हैं अपने वर्ल्ड हिस्ट्री सीरीज की 12th पार्ट में। और आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड इन दिस पार्ट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट कोलोनियलिज्म, जिसे हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। इट्स अ लॉन्गर टॉपिक, और क्योंकि पहले हम पढ़ेंगे कोलोनियलिज्म था क्या और उसकी जो फिलॉसफी थी और उसके जो इम्पैक्ट थे उसकी बात करेंगे, और इसी में हम आगे बात करेंगे कि कैसे कॉलोनियलिज्म इन अफ्रीका जो है वो स्प्रेड आउट होता है। और उसके बाद नेक्स्ट जो लेक्चर होगा इसी में उसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से ये सेंट्रल एशिया, वेस्ट एशिया और पैसिफिक और जापानीज इन चीज यहाँ पे जो है जापानीज इंपीरियलिज्म जिस तरीके से फैला उसकी बात करेंगे। वर्ल्ड हिस्ट्री सीरीज इज अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग कि क्योंकि ये एक्सक्लूसिवली मेंस का सिलेबस है, तो इसको इसके फैक्ट्स में ज़्यादा ना इन्वॉल्व होते हुए इसकी फिलोसफी में ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि यहाँ फैक्ट्स आर गुड टू रिमेंबर, टू सब्सटैंशिएट योर आंसर, बट इन मेंस राइटिंग बिकॉज यू नीड कंटेंट, आपको ज़रूरत है अंडरस्टैंडिंग की। And the whole purpose of making this whole series on world history यही है कि आपको वो फिलॉसफी समझ में आए, आपको किसी पर्टिकुलर इवेंट के पीछे की आइडियोलॉजी समझ में आए और आप उसको अच्छे से आर्टिकुलेट करके अपने आंसर्स में रिफ्लेक्ट कर सकें। सो इन द मीनवाइल, अ वेरी great congratulations to all those who have qualified prelims, because by the time I'm recording this video the prelims result is out। और जिनका नहीं हुआ है उनको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ज़िंदगी हर किसी को मौके देती है, हाँ, लेकिन उस मौके को आप कितने अच्छे तरीके से यूटिलाइज करते हैं ये आपकी कामयाबी और नाकामयाबी को तय करेगा। आपका प्रीलिम्स में नहीं हुआ, कोई बात नहीं, अगला प्रीलिम्स आ रहा है। आज से भी आप देखेंगे तो 8 महीने हैं लगभग, और 8 महीनों में अगर आपने अपनी सिर्फ गलतियों पे काम कर लिया, और आपकी गलतियां क्या हैं ये आपको आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता, तो अगर आपने अपनी गलतियों पे काम कर लिया है तो ट्रस्ट मी, यू आर हैविंग अ बेटर चांस नेक्स्ट ईयर इन द नेक्स्ट प्रीलिम्स। फॉरगेट व्हाट हैज हैपेंड, भूल जाइए जो हुआ, सिर्फ अपने आप का एक सेल्फ एनालिसिस करिए और उसके बाद उन चीजों पे काम करिए कि आपसे गलती कहाँ हुई। कई लोग, आई हैव फाउंड मेनी स्टूडेंट्स आफ्टर दिस कि सर अरे कोई बात नहीं, नहीं हुआ, कोई बात नहीं। कईयों की गलती यह है कि वो उनको पढ़ने में लगा कि हमने कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स, कुछ जो एरिया थे उस पर एम्फेसिस कम दिया। कईयों को ऐसा लग रहा है कि हमने पढ़ाई अच्छे से की, पेपर अच्छे से किया, लेकिन पेपर देने की टेक्निक में कहीं ना कहीं गलती थी। तो ये दो ही बेसिक मिस्टेक्स होती हैं जो स्टूडेंट्स करते हैं, एक कि पढ़ना कैसे है और पढ़ना क्या है, ये थोड़ा सा एक इशू है। दूसरा, कई मेजॉरिटी में ऐसे भी हैं जो क्वालिफाई नहीं कर पाए कि पढ़ा तो अच्छे से लेकिन पेपर देते वक्त नर्वस हो गए, कंफ्यूज हो गए, पैनिक कर गए। तो ये चीजें हैं, इन्हीं चीजों को आइडेंटिफाई करिए कि आपकी तरफ से क्या कमी रह गई है और उन पे काम करना शुरू करिए। आई एम वेरी मच होपफुल कि अगर आपने अपनी गलतियों को ईमानदारी से आइडेंटिफाई किया और उस पर ईमानदारी से काम किया तो नेक्स्ट प्रीलिम्स इज योर्स। सो ऑल द वेरी बेस्ट those who are appearing for mains 2020, and my bestest wishes to those who are appearing for prelims 2021. So आइए शुरू करते हैं। बिफोर दैट, ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट माई सेल्फ, जो पहली बार देख रहे हैं। विल स्टार्ट विद कोलोनियलिज्म। कोलोनियलिज्म है क्या? कोलोनियलिज्म एक कोई पॉलिसी नहीं है, कोलोनियलिज्म कोई कहना चाहिए कि कोई मेथड नहीं है, इट्स अ प्रैक्टिस। जब एक बड़ी कंट्री एक छोटे कंट्री, तो अभी हम यहाँ यूज नहीं करेंगे बट एक जब कॉलोनीज एक्वायर होना शुरू होती है, जब ये छोटे छोटे जो उपनिवेश जिसे हम हिंदी में कहते हैं, ये
ऑक्यूपाई होने लगते हैं, और उनका जो ऑक्यूपेंसी का, उनका जो कॉन्क्वेस्ट का जो पर्पस होता है वो सिर्फ एक ही होता है कि इन्हें डिपेंडेंट बना दिया जाए, इन्हें totally, they want these colonies should be crippled off. The country which is subjugated by a metropolitan capitalist country is described as a colony. तो obviously वो जो country है जिसपे कब्जा किया गया है या जिसको उपनिवेश बनाया गया है, जिसे कॉलोनी बनाया गया है, उसको जो ऑक्यूपाई करेगा, जो जो कंट्री उसको देखेगी, वो कौन होगी? वो एक कैपिटलिस्ट होगी, मेट्रोपॉलिटन होगी. And what happens in a colony is colonialism. In other words, colonialism is the total system of imperialist domination of a pre-capitalist country. Pre-capitalist means अभी उस country में जहां पे अभी capitalism नहीं आया है. In this, occupation or direct rule over a country by another country not always an essential feature of imperialism. Colonialism का जो essential feature है वो exploitation है, with or without direct political control. आज के टाइम पे हम एक नई चीज देखेंगे कि ये मॉडर्न वर्ल्ड में भी कहीं ना कहीं कॉलोनियलिज्म है. सो कॉलोनियलिज्म है क्या? कॉलोनियलिज्म है ऑक्यूपेशन. एक कंट्री का दूसरी कंट्री के ऊपर, और जरूरी नहीं है कि वो पॉलिटिकल डोमिनेशन हो, वो पॉलिटिकल कंट्रोल हो, इनडायरेक्ट से भी चल जाता है काम, लेकिन जो उनका कोर है, जो उसकी बेसिक आइडियोलॉजी है, वो एक्सप्लॉयटेशन की है. आप हमें पता है कि 20th सेंचुरी के मिड तक और इवन उसके कई साल बाद तक बहुत सी ऐसी एशियन अफ्रीकन कंट्रीज थी जो कि इंपीरियलिस्ट कॉलोनियल वर्ल्ड का हिस्सा थी. आप चाहे पूरा अफ्रीका देख लीजिए, हिंदुस्तान देख लीजिए, ऑब्वियसली पाकिस्तान, बांग्लादेश इंक्लूडेड, ब्रिटिश इंडिया का पार्ट था. लेकिन एक और फर्क है, एक और नया टर्म जो हमने यहाँ पे देखा, वो है इंपीरियलिज्म. इंपीरियलिज्म क्या होता है? अब यहाँ कॉलोनियलिज्म और इंपीरियलिज्म का फर्क समझना जरूरी है. इंपीरियलिज्म मीन्स द प्रैक्टिस ऑफ एक्सटेंडिंग द पावर, control or rule by a country over political and economic life of the areas outside its own borders. So अब यहाँ पे हम कंट्री वर्ड यूज कर रहे हैं, तो जब किसी और कंट्री के ऊपर, या जब एक कंट्री जो कि पावरफुल है वो किसी और कंट्री के पॉलिटिकल और इकोनॉमिक लाइफ के उसमें एरिना में एंटर करती है, उसको कंट्रोल करती है, जिससे कि उसकी पावर एक्सपैंड हो सके, उसका कंट्रोल एक्सपैंड हो सके, स्पेशली जिस कंट्री पे वो टारगेट कर रहे हैं उसके पॉलिटिकल और इकोनॉमिक लाइफ में, तो वहां पे हम कहते हैं इंपीरियलिज्म. नाउ सी द डिफरेंस. अमेरिका में हम जब अमेरिकन रेवोल्यूशन पढ़ रहे थे, तो हमने हमेशा ये कहा कि ब्रिटेन हैज 13 कॉलोनीज इन अमेरिका, बिकॉज वहां मेन जो था वो इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन था. उसको उन्होंने जो है एक फ्री हैंड दे रखा था. वहां पे उन कॉलोनीज की लोकल गवर्नमेंट्स थी, लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स थे, और टैक्सेशन और फॉरेन पॉलिसी के अलावा मेजॉरिटी चीजें जो है वो वही जो कॉलोनीज की जो लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स थे वो अपने लिए वही लॉ बना रहे थे. इसलिए हमने कभी ब्रिटिश अमेरिका नहीं कहा. लेकिन आप क्योंकि वो कॉलोनियलिज्म था. आप हिंदुस्तान की तरफ जब आते हैं तो हम कहते हैं ब्रिटिश इंडिया, क्योंकि इंपीरियलिज्म था. इस कंट्री के ऊपर उस कंट्री का पूरा अधिकार था, वो रूल कर रहे थे. सो आई बिलीव ये इंपीरियलिज्म और colonialism is very much clear to you. Moving on, imperialism refers to the process of capitalist development which leads to capitalist country to conquer and dominate pre-capitalist countries of the world. Imperialist country और metropolis, जिसको हम मदर कंट्री कहते हैं, subordinates another country or colony for its own economic and political interest. Now this is the whole soul. देखो यहाँ पे जब इंपीरियलिज्म की बात होगी तो इकोनॉमिक एस्पेक्ट तो आएगा ही आएगा, साथ में पॉलिटिकल एस्पेक्ट भी आएगा. लेकिन जब हम कॉलोनियलिज्म की बात करते हैं तो उसका एक बहुत बड़ा और मेजर एलिमेंट जो है वो इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन भी है. एंड this may be done through military or other means, and particularly through colonialism. और colonialism का पहला imperialism से पहले अगर कुछ होगा तो वो colonialism होगा.
अमेरिका ने क्या किया, अमेरिका रेवोल्यूशन को हम ग्रेट इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसने उस कोलोनियलिज्म को इंपीरियलिज्म में कन्वर्ट नहीं होने दिया। आप कभी नहीं सुनेंगे ब्रिटिश अमेरिका, हम ब्रिटिश इंडिया जरूर यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि वहां इंपीरियलिज्म आ जाता है। अमेरिका के केस में इंपीरियलिज्म नहीं था, वहां सिर्फ कोलोनियलिज्म था। एक और नई चीज, नया टर्म जो है वो निकल के आता है, दैट इज न्यू कोलोनियलिज्म, और ये मॉडर्न टाइम्स की देन है। आज के टाइम पे भी आप देखोगे कि मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज आर पॉलिटिकली इंडिपेंडेंट, लेकिन क्या मॉडर्न टाइम्स में ये इंपीरियलिस्ट कंट्रोल जो है ये खत्म हो चुका है? ऐसा नहीं है। आज के टाइम पे भी इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन है, इकोनॉमिक डोमिनेशन है। किनका? उन मुल्क का जो कि इकोनॉमिक पॉलिटिकली तो इंडिपेंडेंट है, मतलब उनकी खुद की सरकार है, सॉवरेन है, लेकिन दे आर इकोनॉमिकली बैकवर्ड कंट्रीज, वेरी पावरफुल कंट्रीज। तो ये जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज या जो डेवलप्ड और अंडर डेवलप्ड या डेवलपिंग, ये जो चीजें हैं ये न्यू कॉलोनियलिज्म का हिस्सा है। जब एक इकोनॉमिकली पावरफुल कंट्री जो है वो एक इंडिपेंडेंट कहना चाहिए कि लेकिन इकोनॉमिकली बैकवर्ड कंट्री का जो है एक्सप्लॉयटेशन कर रही है या इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, उसे हम न्यू कॉलोनियलिज्म कह रहे हैं। ये एक मॉडर्न वर्ल्ड का फीचर है, प्रेजेंट वर्ल्ड का फीचर है। नाउ व्हाट आर द कॉजेज ऑफ कॉलोनियलिज्म? जब दुनिया में ये फैलना शुरू हुआ, इसकी क्या वजह थी, इसके क्या वेरियस रीजंस थे, कॉजेज थे। फर्स्ट ऑफ ऑल, डिस्कवरी ऑफ न्यू लैंड एंड ट्रेड रूट्स। नाउ दिस इज समथिंग जिसने एक्चुअली कॉलोनियलिज्म को जन्म दिया, कि जब ये नए लैंड्स और ट्रेड रूट्स मिलते हैं। फॉर एग्जांपल, क्रिस्टोफर कोलंबस को अमेरिका मिला, अमेरिकाज डिस्कवर होते हैं। सी ट्रेड टू सी रूट टू इंडिया जब डिस्कवर हुआ वास्को डी गामा से, तो ये कुछ ऐसे बड़े इवेंट्स थे। इसके बाद भी बहुत सारे ऐसे इवेंट्स होते रहे। ऑस्ट्रेलिया की डिस्कवरी होती है 1700 में, तो ये वो दौर था 15, 16, 17 सेंचुरी का, जब नए नए जगह डिस्कवर हो रहे थे, नए लैंड रूट्स, ट्रेड रूट्स डिस्कवर हो रहे थे। तो जब ये होता है तो एक रेस लगने लगती है यूरोप में कि कौन, क्योंकि नया लैंड था, किसी की उस पे, वहां पे तो सिर्फ ट्राइबल्स, एबोरिजिनल्स, नेटिव इंडियंस, इस तरीके के लोग रह रहे थे, और वो इतने ज्यादा पॉलिटिकली साउंड थे, ना वो इतने ज्यादा इकोनॉमिकली साउंड थे, ना उनके अभी अभी तक उनको ये आइडिया ऑफ कॉलोनियलिज्म या इंपीरियलिज्म या इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन जो है उन तक पहुंचा नहीं था। तो यूरोप की जो कंट्रीज थी, चाहे वो स्पेन, पोर्चुगल, फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम, इंग्लैंड, इन्होंने क्या किया, इन्होंने उन जगहों को ऑक्यूपाई करना शुरू किया। जैसे जैसे नए लैंड मिलता गया, नया लैंड डिस्कवर होता गया, या नया ट्रेड रूट मिलता गया, पहली चीज। दूसरी चीज, इकोनॉमिक कंसिडरेशन। चाहे इंग्लैंड, फ्रांस, इन सब ने जितनी भी मेजॉरिटी यूरोपियन पावर्स थी, उन्होंने क्या किया, अपना जो कहना चाहिए सेटअप किया, ये जो कॉलोनियलिज्म एक्सपैंड किया या इंपीरियलिज्म की तरफ ये जब बढ़ना शुरू हुआ, इनका प्राइमरी मोटिव हमेशा से इकोनॉमिक बेनिफिट ही था। कभी भी ये आप देखोगे कि ये पॉलिटिकल डोमिनेशन की तरफ नहीं जाना चाह रहे थे। क्यों? वो था, वो पर्पस में था, लेकिन प्राइमरी मोटिव क्या था? इकोनॉमिक बेनिफिट। मर्केंटलिज्म, ये जो पॉलिसी थी मर्केंटलिज्म की, ये इसका बेसिक मतलब ये था कि द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द मदर कंट्री, मदर कंट्री मतलब जिसने कॉलोनाइज किया है, इट इज मोर इंपॉर्टेंट इवन एट द कॉस्ट ऑफ द कॉलोनीज। मतलब कॉलोनी से रिसोर्सेज लेना है, उनके रिसोर्सेज पे, कॉलोनी के रिसोर्सेज पे मदर कंट्री के रिसोर्सेज को, मदर कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है। देन ऑब्वियसली यूरोप में इतनी ज्यादा राइवलरी थी, हमने देखा अभी कि ये जो कहना चाहिए कॉलोनियलिज्म है, इसको ऐसा देखा जाने लगा कि कौन कितना ज्यादा कॉलोनाइज करेगा। ये जो है इट बिकेम अ मैटर ऑफ प्राइड, और नेशनलिज्म, यूरोपियन नेशनलिज्म हम देखेंगे भी आगे, वो बहुत ज्यादा इस पे इससे ज्यादा डिस्प्ले होने लगा कि किसके पास कितनी कॉलोनीज हैं। ये एक स्केल बन गया
कि आप कितने पावरफुल हैं. Then third, for next is to spread Christianity. हमने प्रोटेस्टेंट और कैथलिक्स का एक बहुत बड़ा डिफरेंशिएशन देखा यूरोप के अंदर, जिसको हम एज ऑफ डिस्कवरी या ये जो 15th सेंचुरी का टाइम पीरियड है जब नए ट्रेड रूट्स नए लैंड्स डिस्कवर हो रहे थे. कैथोलिक चर्च ने क्या किया, रोमन कैथलिक्स ने, कि उन्होंने क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड करने के लिए, स्पेशली इन द न्यू वर्ल्ड, जो लैंड्स अभी अभी मिले थे, जिनको अभी अभी डिस्कवर हुए थे, वहां पे क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड करने के लिए इन्होंने अपना मिशन शुरू किया. और बेसिक पर्पस यही था कि स्प्रेड कैसे होगा, जो इंडिजीनियस पीपल थे उनको कन्वर्ट करके. और इन सब में इंग्लैंड ने तो खैर उतना साथ नहीं दिया. इन केस ऑफ इंडिया हाँ परमिशन दी, लेकिन जो रोल फ्रांस, पोर्चुगल और स्पेन ने दिया, प्ले किया इस रोमन कैथलिक आइडियोलॉजी को, वो स्प्रेड आउट करने में, दैट वाज प्रोमिनेंट. इसलिए आप देखोगे कि मैक्सिको, ब्राजील, अर्जेंटीना, इस तरफ क्रिश्चियनिटी इज क्वाइट, एंड पीपल आर वेरी मच काइंड ऑफ फॉलो, मतलब प्रैक्टिसिंग, नॉट फॉलो, प्रैक्टिसिंग फॉलोअर्स. तो अल्टीमेटली देखो, इसको ऐसे याद रखना, इसको हम कहते हैं 3G. colonialism क्यों फैला? it spread because of 3G, that is God, this one, God, glory and gold. Glory, वही, it's a matter of pride and those kind of stuff. Gold means economic issue. So 3G, that is God, glory, gold. Then there were certain push factors, the enclosure movement, taking land out of cultivation and converting. तो होने क्या लगा, यहाँ पे यूरोप के अंदर एग्रीकल्चर से ज्यादा जो पैस्चर लैंड था, जो कहना चाहिए उसको पैस्चर लैंड में कन्वर्ट कर देते थे वो, और वो शिप रियरिंग करते थे. यहाँ के लोगों को ये ज्यादा प्रॉफिटेबल लगने लगा. तो and that was more profitable than agriculture. लेबर कम लग रहा था, कॉस्ट कम लग रहा था, मतलब एक लेबर दो लेबर से उनका काम चल रहा था. तो हुआ क्या, यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने लगा इस फील्ड में. तो और जब इसी दौरान यहाँ पे जब नए अमेरिका और इस तरह के जो एरिया जब नए डिस्कवरी होती है, तो उनको कहना चाहिए कि जो अनएम्प्लॉयड लोग थे वो वहां जाके उनको एम्प्लॉयमेंट मिलना शुरू हुआ. तो ये एक पुश फैक्टर भी थे. स्लेव ट्रेड भी एक बहुत बड़ा एक्चुअली फैक्टर भी था, और ये इम्पैक्ट भी था. फैक्टर ऐसे था कि जो स्पेनिश रूल था अमेरिका में, इट एक्चुअली लेड टू अ लार्ज स्केल एक्सटर्मिनेशन ऑफ द नेटिव अमेरिकन्स. क्यों? जो स्पेनिश कॉलोनाइजर्स थे, उन्होंने जो अमेरिकन नेटिव्स थे उनको फोर्स किया है कि वो गोल्ड और सिल्वर माइन में काम करें, और अगर वो उस चीज का विरोध करते थे तो उन्हें मार दिया जाता था, और मास स्केल पे मारा जाता था. दूसरी चीज, जो फॉरेनर्स आए वो अपने साथ नई बीमारियां लेके आए, और नेटिव अमेरिकन्स वर नॉट इम्यून टू दैट. ये भी एक बहुत बड़ा रीजन था कि उनकी पॉपुलेशन कम होने लगी. अब जैसे कोरोना वायरस हुआ, हमारे देश में आया, हमें इट वाज न्यू टू आवर कंट्री, हेंस वी वर नॉट इम्यून टू दैट. रिजल्टेंट इज इन फ्रंट ऑफ यू. सो इसी तरीके का कुछ हुआ. अब अभी मेडिकल फैसिलिटीज हैं तो हम इतने लोग बच गए, वरना तो just imagine how dangerous it would have been. Later what happened in this colonialism, the Europeans introduced plantation system in North America, West Indies and Brazil. तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, प्लांटेशन सिस्टम. प्लांटेशन किसका? शुगर केन, कॉटन और टोबैको का, ताकि वो अपने जो मदर कंट्री है उसके लिए रॉ मटेरियल्स इकट्ठा कर. अब इसके प्लांटेशन के जो प्रोडक्शन होता है इसमें बहुत ज्यादा लेबर की जरूरत होती है. हेंस इट बिकेम नेसेसरी टू एस्टैब्लिश ट्रेडिंग पोस्ट इन द कोस्टल एरियाज ऑफ अफ्रीका. अब इन्होंने क्या किया, क्योंकि
अब नेटिव जो है वो इतने स्ट्रांग नहीं है कि वो प्लांटेशंस में काम कर सके। उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो नेग्रिटोस थे उनको एज अ स्लेव जो है उनका ट्रेड शुरू कर दिया फ्रॉम अफ्रीका टू दिस पार्ट। ब्रिटेन एंड अदर कंट्रीज ने क्या किया, लेटर ऑन अबॉलिश टू अबॉलिश स्लेवरी, उन्होंने अफ्रीका को अटैक किया, सॉरी अफ्रीका के ऊपर अटैक किया, अफ्रीकन चीफ्स के ऊपर। ऑल्दो मेन रीजन वाज ऑलवेज एज यूजुअल ब्रिटेन करता कुछ और था कॉलोनियल टाइम्स में और उसका पर्पस कुछ और होता था। तो वही उन्होंने वहां भी किया कि उनको एक्चुअली वो अफ्रीका के रिसोर्सेज और सारी चीजें चाहिए थी, इसके लिए उन्होंने उन पे अटैक किया इन द नेम ऑफ अबॉलिशन ऑफ slavery. Then next topic is in this is about impact of colonialism. Number one was the Columbian Exchange, new term है। Actually Columbian Exchange का मतलब ये था कि जो भी plants, animals, cultures, human population, technology, idea जो है वो the exchange of that between the new world and the old world. New world means the Americas and the old world means the Eurasia. And it was a result. So हर चीज का एक नया जिसको कहना चाहिए ना, ये this Columbian exchange, you can say it as though it was the very primitive form of globalization, meaning कि इससे ना सिर्फ इकोनॉमिक एक्सचेंज हो रहा था, ह्यूमन पॉपुलेशन का एक्सचेंज हुआ, टेक्नोलॉजी टेक्निक्स का एक्सचेंज हुआ, आइडियाज का एक्सचेंज हुआ, प्लांट्स तक का एक्सचेंज हुआ। हम बहुत सी ऐसी, चाहे आप टोमेटो ले लो, टोमेटो ले लो, पोटैटो ले लो, ये सब कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो कॉलोनियल उसके बाद इंट्रोड्यूस होती हैं इंडिया में और हमारे यहाँ पहले से नहीं थी। तो वो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत से ऐसे कल्टिवेबल्स हैं जो कॉलोनियल एरा के बाद हिंदुस्तान में आए और ऐसा हर जगह हुआ। तो दूसरा स्लेव ट्रेड, वी हैव डिस्कस दैट। बूस्ट टू मर्केंटलिज्म, इट वाज मर्केंटलिज्म और स्लेव जो ट्रेड है ना, ये कॉज और इफेक्ट दोनों है। मर्केंटाइल इकोनॉमिक पॉलिसीज, ऑब्वियसली ये एक कॉलोनियलिज्म की शुरुआत में और कॉलोनियलिज्म को फैलाने में इनका बहुत बड़ा रोल था, लेकिन जिस हिसाब से प्रॉफिट कमा रहे थे ना, उसने मर्केंटलिज्म को और ज्यादा बूस्टअप किया, और जितना ज्यादा मर्केंटलिज्म का आइडियोलॉजी स्प्रेड होगी उतना ज्यादा कॉलोनियलिज्म फैलेगा। नाउ वी स्टार्ट विथ द फर्स्ट रीजन, that is colonialism in Africa. Now Africa was known by the name Dark Continent. अब यहाँ पे ना कोई रेसिस्ट कमेंट नहीं करना है। डार्क कॉन्टिनेंट का मतलब है कि ये अभी तक अनएक्सप्लोर्ड था। फाइन, 19th सेंचुरी तक किसी ने, मतलब किसी ने इन द सेंस यूरोपियन लोगों ने अफ्रीका को, so darkness here does not represent something racist about the Negritos. It is that it was unknown, it was unexplored. Obviously, difficult terrains, non-navigable rivers, and such other geographical features ensured that colonialism had a late entry in mainland Africa and was restricted for a long time in coastal Africa. Obviously, अफ्रीका का ज्योग्राफी अगर आप देखोगे तो बहुत ही यूनिक है। वहाँ आपको डेजर्ट भी मिलता है, माउंटेन, हॉटेस्ट प्लेस भी मिलता है, वहाँ कोल्ड टेम्परेचर भी है, रिफ्ट वैली भी है, एनीथिंग, एनी फीचर यू से, एनी प्लेटोज, प्लेन्स तो खैर, लेकिन एनी फीचर यू से यू विल फाइंड दैट आपको वहाँ पे नो रेनफॉल का सहारा डेजर्ट भी मिलेगा और एवरीडे 2 PM रेनफॉल का इक्वेटोरियल क्लाइमेट भी मिलेगा। तो इस तरीके अफ्रीका जो है बहुत ज़्यादा एक डाइवर्स वहाँ की क्लाइमेट है। एंड लेकिन जब नॉलेज स्प्रेड हुआ, जब कहना चाहिए कि धीरे धीरे जब नॉलेज इवॉल्व होने लगा, लोगों को नई टेक्निक्स, नए तरीके समझ में आने लगे, तो इसने क्या किया, वो जो नॉन नेविगेबल रिवर्स थे उनको नेविगेबल बनाया और हमने और इसने बहुत ज़्यादा इम्पीटस दिया, ये जो एक्सपेंशन ऑफ नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी है, कि यूरोप में यूरोपियन कंट्रीज जो है वो यहाँ पे एक्सप्लोरेशंस, स्पेशली जो मिनरल वेल्थ है उसे वापस यूरोप लेके जा सके। अब आप देख सकते हैं 1880 में ये अफ्रीका था। Obviously this grayish part is the unoccupied part,
अनकॉलोनाइज्ड। यहाँ पे जो कोस्टल रीजन्स थे वो ऑक्यूपाइड थे, ये बेल्जियम ने ऑक्यूपाई किया हुआ था। यहाँ पे भी देखिए कोस्टल रीजन जो है वो ऑक्यूपाइड थे, यहाँ पर भी। लेकिन 1930 मतलब सिर्फ 40 साल के टाइम पीरियड में यू कैन सी लाइक दिस पिंकिश पार्ट इज यूके, bluish part is France, Belgium, and this was like greenish part is your German Empire. Means whole Africa was colonized in just 40 years. और ये जो येलोइश पार्ट है ये एबिसीनिया इथियोपिया का पार्ट है, ये कॉलोनाइज नहीं हुआ था। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखोगे तो पूरा जो है अफ्रीका जो है वो कॉलोनाइज हो चुका था। ऑब्वियसली देयर वर मेनी स्क्वैबल्स। अब क्योंकि यूरोप में तो रेस लगी हुई थी ना, जैसे कोई नई जगह मिलती थी पता चलता था कि ठीक है अब इसे कॉलोनाइज किया जा सकता है, तो उनमें रेस शुरू हो जाती थी। तो ये जो अफ्रीका यूरोपियन कंट्रीज थी झगड़ रहे थे और इन्होंने ठीक है उन्होंने बोला ओके हम एक सोल्यूशन निकालते हैं। सोल्यूशन इन्होंने ये क्या निकाला, दैट द बर्लिन कॉन्फ्रेंस ऑफ 1884। और ये जो सारे सेंट्रल वेस्ट और सेंट्रल अफ्रीका का डिस्प्यूट्स है इसको सॉल्व करने के लिए ये इन्होंने कॉन्फ्रेंस कॉल की। बेसिक पर्पस ये था कि जो नाइजर रिवर है और जो कॉन्गो रिवर है उसको सॉल्व किया जा सके। नाइजर वैली वाज डिवाइडेड अमंग द ब्रिटिश एंड द फ्रेंच। तो ये इन्होंने कुछ जो इसके ये दिस आर सम आउटकम्स, जैसे जो भी सिग्नेटरी है उसके लिए नाइजर रिवर जो है वाज मेड फ्री फॉर शिप्स, नेविगेशन उनका फ्री कर दिया गया। ट्यूनीजिया पे फ्रेंच कॉलोनाइजेशन के लिए ब्रिटिश एग्री कर गए। स्पेन वाज अवॉर्डेड द कोस्टल एरिया ऑफ द प्रेजेंट डे सहारा। तो इस तरीके से उन्होंने इस मीटिंग में टेक्निकली पूरा अफ्रीका जो है यूरोप ने अपने अपने हिस्सों में बांट लिया। Now, what was the impact of colonialism in Africa? Number one, white settlers became elites and exploited the black natives. तो सिर्फ स्लेव और दूसरा स्लेवरी भी है। लेकिन अपार्थाइड जिसे हम कहते हैं, जब उसका जन्म हुआ ना, उसका जन्म यहीं कहीं से हुआ। अब होने क्या लगा, ये जो यूरोपियन सेटलर्स थे, ये जो एलिट्स थे, ये आने लगे और ये अफ्रीका में अलग अलग जगह ये सेटल डाउन होने लगे। अब ये सेटल डाउन तो होने लगे ठीक है, लेकिन इन्होंने जो आइडिया प्रोपेगेट किया कि हम जो है सुपीरियर है, वाइट रेस इज सुपीरियर टू ब्लैक, ये जो एक absurd सा आइडिया इन यूरोपियन सेटलर्स ने फ्लोट किया, इट बिकेम अ मेजर रीजन कि अफ्रीका के अंदर बहुत ज्यादा डिस्प्यूट्स रहे। अपार्थाइड रहा साउथ अफ्रीका में, द ग्रेट स्ट्रगल ऑफ नेल्सन मंडेला एंड ऑल दैट थिंग्स दैट वी नो इज समथिंग जिसका रूट कॉज ये था। दूसरा, स्लेवरी तो उन्होंने मतलब जाहिर सी बात है जब वो अपने आप को एलीट मान रहे थे तो उन्होंने स्लेवरी तो उससे प्रमोट होनी थी। फिर उसके अलावा मास किलिंग्स बाय कॉलोनियल पावर, ये भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट था। कैसे, जैसे बेल्जियम के जब 1876 में बेल्जियम के किंग ने जो है कॉन्गो को अपनी कॉलोनी बना लिया, प्राइवेट कॉलोनी बना लिया, और उसने जब लोगों ने वहां के उसका अपोज किया तो एक्चुअली मैसेकेर्ड, या आप ये कहोगे कि मॉडर्न वर्ल्ड का पहला जेनोसाइड अगर कहीं हुआ तो वो बेल्जियम ने किया कॉन्गो में 1876 में। More than 10 million people were killed. 10 million Africans were killed, it is said. So first genocide of the modern world कहा जाता है। दूसरा, अगर आप अफ्रीका को देखोगे तो वहां पे ट्राइबल कल्चर था। हर ट्राइब का जो है अपना एक एरिया था जहां वो रहते थे, और उनकी एक अपना उनका एक कहना चाहिए एक लोकलाइज्ड नीश था, और सारी चीजें थी। मतलब वो बहुत ज्यादा ट्राइबल्स जो है उनके कल्चर ट्रेडिशन सब अलग होते थे। जब ये बर्लिन कॉन्फ्रेंस में ये यूरोपियन पावर्स बैठे थे, इन्होंने अगर आप अफ्रीका में स्पेशली नॉर्दर्न अफ्रीका का मैप देखोगे तो वहां पे आप देखोगे ना कंट्रीज की बॉर्डर्स जो है बिल्कुल स्ट्रेट लाइंस में। इन्होंने बैठे बैठे सीधी सीधी लकीरें खींच दी। उन्होंने ये नहीं देखा कि एक ट्राइबल का हिस्सा जो है वो इधर या उधर, तो वही जो प्रॉब्लम ऑफ डिवाइड एंड रूल एक्चुअली वो करना चाह रहे थे, और वो अफ्रीका में भी सक्सेसफुल हुए उनको। लेकिन इसका इम्पैक्ट ये रहा कि अफ्रीका में आज भी अनरेस्ट है। उसकी वजह यह है कि वो जो ट्राइबल, लेट्स से आधा अल्जीरिया में चला गया, या आधा मोरक्को में चला गया, आधा चैड में चला गया, या आधा नाइजर में चला गया,
तो वो जो बॉर्डरिंग एरियाज थे वो कभी भी उस नेशनलिज्म को नहीं समझ पाए, वो ट्राइबल्स कभी भी उस नेशनलिज्म को नहीं समझ पाए, ना वो जो सेंस ऑफ नेशनलिज्म है उनके अंदर डेवलप हुआ। इसीलिए अफ्रीका में आज भी अनरेस्ट है। दूसरी चीज, उन्हें लगा ट्राइबल लोग हैं, इन्हें क्या एजुकेट करना, एजुकेशन नहीं दी, थोड़ी बहुत प्राइमरी स्कूल लेवल पे दे दी। आज भी जो है वहां पे एजुकेशन का हालात बहुत बुरे हैं। मतलब हायर एजुकेशन का आलम ये था, आप ऐसे समझिए कि जब 1960 में 1960 में जब बेल्जियम आजाद होता है ना, बेल्जियम जो है कॉन्गो आजाद होता है बेल्जियम से, पूरे कॉन्गो के अंदर 17 ग्रेजुएट्स थे। कोई डॉक्टर नहीं था, कोई इंजीनियर नहीं था, कोई मिलिट्री पर्सनल नहीं था, कुछ भी नहीं था। स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स के नाम पे कुछ भी नहीं था। अब आप समझ सकते हैं कि कैसे किस हिसाब से मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन हुआ होगा या पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन हुआ होगा, और वो छोड़ के चले गए। इसीलिए जब हम इंडियन नेशनल मूवमेंट पढ़ते हैं, हम कहते हैं एजुकेटेड मिडिल क्लास का बहुत बड़ा रोल था। एक्चुअली एजुकेटेड मिडिल क्लास ने एक रिप्लेसमेंट प्रोवाइड किया था, which was of higher intellect, which had that capability to run the country. They did not have that, क्योंकि इनकी एजुकेशन के ऊपर कभी ध्यान दिया ही नहीं। इनको ये लगता था कि हम वाइट रेस हैं, हम सुपीरियर हैं। और इवन कुछ ऐसी कंट्रीज, कुछ ऐसे कॉलोनाइजर्स थे, यूरोपियन पावर्स, जिन्होंने स्कूल्स अलग किए ऑन द बेसिस ऑफ दिस स्किन कलर, ब्लैक और व्हाइट के हिसाब से स्कूल्स अलग थे। और जब ये स्कूल्स अलग थे तो जो अफ्रीकन के लिए जो स्कूल्स थे ना, वो बहुत ज्यादा जो है उनको मतलब हायर या अच्छी एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड नहीं की गई। उनको बड़ी डिग्रेडेड और बड़ी लोअर ग्रेड की एजुकेशन प्रोवाइड की गई, जो उनके किसी काम की नहीं थी। और इम्पैक्ट क्या है कि अफ्रीका आज भी एजुकेशन, मतलब यूएन की जितने कितने मेजर प्रोग्राम्स हैं अफ्रीकन नेशंस में जो उनको एजुकेट करने के लिए, हेल्थ के साथ यही किया। कोई हेल्थ फैसिलिटीज डेवलप नहीं की, कोई हॉस्पिटल्स डेवलप नहीं किए, कोई हेल्थ सिस्टम डेवलप नहीं किया। वो आज भी बेचारे नहीं कर पाए। मलेरिया से लोग वहां मर रहे हैं, HIV एड्स से वहां मर रहे हैं, इबोला वहां आ रहा है। वो तो जो एंथ्रोपोलॉजी के जो स्टूडेंट्स हैं वो ज्यादा बेहतर बताएंगे। जो ह्यूमन रेसेस हैं उसमें नो डाउट नेग्रिटोस जेनेटिकली स्ट्रांग है, तो वो फिर भी इतना टॉलरेट कर जाते हैं कि उनको जैसे कई ऐसी डिजीज हैं जो वो टॉलरेट कर जाते हैं। लेकिन फिर भी मलेरिया और HIV ने जिस हिसाब की तबाही मचाई है अफ्रीका में, वो मतलब देन इन्हीं की है, ये यूरोपियन कॉलोनाइजर्स की देन है। और इन सब में क्या हुआ, इन सब को आप कल्मिनेट करोगे ना, चाहे वो अपार्थाइड हो, स्लेवरी हो, मास किलिंग हो, डिवाइड एंड रूल हो, एजुकेशन, हेल्थ हो, उनका कभी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो ही नहीं पाया। वो कभी उस चीज से आगे निकल ही नहीं पाया, उनका कोई इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हुआ। अल्टीमेटली लीडिंग टू व्हाट? लीडिंग टू मेकिंग होल अफ्रीका एज द अंडर डेवलप्ड कॉन्टिनेंट। आप अफ्रीका की कोई कंट्री ऐसी नहीं है जिसको आप कह सकते हो, साउथ अफ्रीका को अगर थोड़ा सा एक एक्सेप्शन मान लें, उसके अलावा कोई ऐसी कंट्री नहीं जिसे आप कहोगे कि हाँ ये डेवलप्ड कंट्री है। और इन आज अफ्रीका की तबाही या अफ्रीका के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन हुआ है उसकी वजह सिर्फ एक ही है, colonialism. So this was it about colonialism. फर्स्ट पार्ट इसका। अगले में हम colonialism इन वेस्टर्न सेंट्रल एशिया समझेंगे और imperialism ऑफ जापानीज imperialism को देखेंगे। आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। सो आई होप यू हैव गॉट द पॉइंट्स, और आपने इससे एक अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप की, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। एंड I'll see you in the next lecture. Till then, have a great time. Stay safe, stay healthy. क्योंकि जैसा कहा गया है, लॉकडाउन खत्म हुआ है, कोरोना नहीं, तो अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।